गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। भूपेश सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर काम कर रही है। सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इन 2 सालों में भूपेश सरकार ने चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की जनता का दिल जीता है। लोगों को साफ और पारदर्शी प्रशासन देने की पहल भी की गई है। सरकार जनभागीदारी से समृद्ध गांव के सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित भी है और इसी कामकाज के दम पर 2 सालों में लोकसभा चुनाव, नगर पालिका, पंचायत चुनाव और मरवाही उपचुनाव में जीत का परचम लहराया है। इतना ही नहीं, मार्च 2020 से कोरोना महामारी आने के बाद भी सरकार ने कई कल्याणकारी कदम उठाए। अब सरकार बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के थीम पर काम कर रही है। वैसे तो सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए सभी वर्ग के लोगों के विकास की पहल की है, प्रदेश की जनता को विकास से जोड़ा है। उसी विकास की 3 अहम योजनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली योजना है तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक। उसके बाद छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान, फिर छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की बात करेंगे। जंगल को सहेजने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में आगे है। कोरोना काल में जहां पूरे देश में वन आधारित आर्थिक गतिविधियां ठप रही, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ ने अच्छी उपलब्धि हासिल की। यहां वनवासियों को सालाना करीब 2500 करोड़ रुपए इनकम होने का अनुमान है। ट्राइफेड के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई तक 112 करोड़ रुपए के 4,75,000 क्विंटल वनोपज का संग्रहण किया गया। राज्य में हर साल तेंदूपत्ता संग्रहण से 12,65,000 संग्राहक परिवारों को रोजगार मिल रहा है। केंद्र सरकार ने तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा का समर्थन मूल्य 1,500 रुपए तय किया है, लेकिन भूपेश सरकार ने 1,800 रुपए प्रति मानक बोरा तय किया है। 300 रुपए प्रति मानक बोरा का भार राज्य सरकार उठाएगी। भारत सरकार की तरफ से इमली का न्यूनतम समर्थन मूल्य घटाने के बावजूद राज्य सरकार पुरानी दर पर ही खरीदी करेगी। केंद्र सरकार ने इस साल इमली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,200 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया, लेकिन भूपेश सरकार 2,200 रुपए प्रति क्विंटल से ही खरीदी करेगी। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 52 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ लघु वन उपजों के संग्रहण में देश में पहले पायदान पर है। इस साल तो शुरुआती 6 महीने में ही लघु वन उपजों के संग्रहण का सालाना लक्ष्य पूरा कर लिया गया। चालू वन उपज संग्रहण के दौरान राज्य में जुलाई 2020 तक 112 करोड़ रुपए की राशि के 4,75,000 क्विंटल लघु वन उपज का संग्रहण किया गया। महुआ का समर्थन मूल्य 17 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किलो किया गया। इस योजना के दायरे में लाए गए वनोपज का कुल 930 करोड़ रुपए का व्यापार राज्य में होता है। वनोपज की खरीदी 886 हाट बाजारों के जरिए की जा रही है। प्रदेश में काष्ठकला विकास, लाख चूड़ी निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, औषधि प्रसंस्करण, शहर प्रसंस्करण, बेल मेटल, टेराकोटा हस्तशिल्प के काम से 10 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हो रहा है। वन विकास निगम के जरिए बैम्बू ट्री गार्ड निर्माण, बांस फर्नीचर निर्माण, वन औषधि बोर्ड के जरिए औषधि पौधों का रोपण से करीब 14,000 युवकों को रोजगार दिया जा रहा है। इसी तरह महुआ के एनर्जी बार, चॉकलेट, अचार, सैनिटाइजर, आंवला के डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स, इमली कैंडी, जामुन जूस, बेल शरबत, बेल मुरब्बा, चिरौंजी, काजू पैकेट्स के उत्पादन की योजना बनाई जा रही है। इससे 5,000 से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण से वनवासियों की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
जशपुर और सरगुजा जिलों में चाय बागान से जुड़े लोगों को सीधे फायदा मिल रहा है। वनवासियों की इनकम बढ़ाने के मकसद से साल 2019 में 10,497 वनवासियों की जमीन पर 18,56,000 फलदार पौधे रोपे गए। साल 2020 में वनवासियों की जमीन पर 70,85,000 पौधे रोपने का लक्ष्य है। लाख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 164 उत्पादन इलाकों में 36,000 किसानों को चुना गया है। हमने केवल किसानों तक के नहीं बल्कि जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले जो श्रमिक हैं उसको भी लाभ मिले, तो 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से उनके तेंदुपत्ता खरीदी की और पैसा सीधा उनके खातों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और साथ ही साथ आदिवासी अंचल है, वनांचल है, इसमें भी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 2024 इसको भी मंजूरी मिली है, जिसमें विकास खंडवार जो पिछड़ापन जो है उसको देखते हुए उसका आकलन किया गया है। इसमें जैसे जो प्रोत्साहन की बात जिसमें की गई है, तो धान से जैव ईंधन, इथेनॉल की रिफाइनरी, राज्य में उत्पादित फल फूल सब्जी, अन्य हॉर्टिकल्चर उत्पाद के प्रसंस्करण आदि को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। उसमें इसके अलावा जो प्राथमिकता की श्रेणी में है, जो उद्योग लगेंगे, इलेक्ट्रिक के 2 पहिया वाहन के, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, इनमें लगने वाली बैटरी निर्माण एवं संधारण और चार्जिंग स्टेशन के उपकरण, इसको भी प्राथमिकता में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 44% हिस्से में जंगल है। जाहिर है कि प्रदेश के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी यहाँ के जंगलों की अहम भूमिका रही है। पिछले करीब 2 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने लगातार कोशिश और नवाचारों से इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। यही वजह है कि वन इलाकों में रहने वालों के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा आया है और भूपेश सरकार से सब खुश हैं। पहले की अपेक्षा में जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आया है, आने के बाद से पर गड्डी 4 रुपया में ले रही है और बोनस भी मिल रहा है, और 1000 गड्डी 4,000 में उसके साथ बोनस भी दे रहे हैं। काफ़ी लोग खुश हैं यहाँ पे, आदिवासी ग्रामीण लोग इससे, और आगे भी यही योजना चलाए और यहाँ इस योजना से इस व्यवस्था से लोग बहुत खुश हैं और पहले की अपेक्षा अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है। हम यही चाहते हैं प्रदेश सरकार से इससे और अच्छी अच्छी योजनाएं चलाएं ताकि हमारे ग्रामीण लोग विकास हो, उनके अर्थव्यवस्था में सुधार हो। हम ये चाहते हैं कि आगे वर्ष आने वाले सालों में भी ऐसी आगे बढ़ते रहे, तो इससे और बेहतरीन करने की कोशिश करेगी। हम वही शुक्रिया धन्यवाद करते हैं सरकार को। ये बात हुई तेंदुपत्ता संग्राहक और लघु वनोपज की। अब नजर डालते हैं भूपेश सरकार के सुपोषण अभियान पर। छत्तीसगढ़ विकास की राह में दौड़े, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के लोग स्वस्थ हों, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 5 साल से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 साल से 49 साल की 45% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। इन आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश में 9,70,000 बच्चे कुपोषित थे। इनमें ज्यादातर आदिवासी बच्चे थे। इन आंकड़ों को नई सरकार ने चुनौती के रूप में लिया। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के शुरू होने के समय वजन तिहार से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। इनमें से 67,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में ये एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री सुपोषित योजना 2 अक्टूबर से हमने लागू किया। जून के महीने से हम दंतेवाड़ा और बस्तर में हमने इसकी शुरुआत की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। आज पूरे दुनिया में देखेंगे हिंदुस्तान के रैंकिंग कुपोषण में हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान उससे भी नीचे हैं। हम तो 6 महीने पहले से इसकी शुरुआत कर दी थी। सुपोषित बस्तर, सुपोषित छत्तीसगढ़, और मुख्यमंत्री
हाट बाज़ार क्लिनिक, शहर में स्लम क्लिनिक, इसकी शुरुआत की, ताकि हमारे जो सरकार के जो उद्देश्य है, हमारे लिए इकाई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को सामने रख के हमारी रणनीति बन रही है। ये गांधी जी का रास्ता है। गांधी जी के 85 वर्षगांठ में हमने इसकी शुरुआत की। लॉकडाउन में जब सभी आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया, तब डोर टू डोर रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के 51,455 आंगनवाड़ी केंद्रों के करीब 28,78,000 हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषक आहार बांटा गया। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं और किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट खाना बांटा गया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हितग्राहियों को गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया गया है, उसके बाद से निरंतर प्रगति हो रही है इसमें। और बच्चे भी जो हम DMF के माध्यम से, जिला कलेक्टरों के माध्यम से वहाँ पे विभागीय बजट दिया जा रहा है। इसके माध्यम से उन्हें गर्म भोजन है, अंडा है, लड्डू है, गुड़ है, चना है, मूंगफली, चिक्की वगैरह है। ये इस तरह से जहाँ जो अच्छा उपलब्ध हो पा रहा है, तो वो हमारे अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, कलेक्टरों के सहयोग से। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की तारीफ विश्व बैंक ने भी की है। विश्व बैंक ने टेक होम राशन वितरण के काम की प्रशंसा की है। सुपोषण रथ, शिविर और परिचर्चा के जरिए जन जागरूकता की कोशिश भी हो रही है। इसी एक कड़ी में स्वास्थ्य सुधार के लिए बस्तर में शुरू किए गए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत किचन गार्डन बागवानी को पोषण के लिए अनूठी राह बताते हुए यूनिसेफ ने सराहना की है। बच्चों को पूर्ण पोषण का आहार बहुत अच्छा मिल रहा है और सरकार जो ये योजना लागू की है बहुत ही अच्छा लागू की है। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे को पूर्ण आहार का कमी महसूस होते हो उसको बताते हैं, उसके घर में जाके सर्वे करते हैं। सर्वे द्वारा जैसे ही पता चलता है उसको पूरा मतलब कुपोषित बच्चे का अगर पता चल जाता है तो निश्चित रेगुलर वहाँ आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, मैडम लोग जाते हैं और सहायिका लोग जाते हैं। पूर्ण पोषण आहार के मात्रा से जो भी जैसे भी हो, दाल चावल जो भी देना रहता है देते हैं और बहुत अच्छे से भोजन करवाते हैं, फिर वो सुरक्षित हो जाते हैं। अभी कसडोल नगर में बहुत अच्छा हमारे पूर्ण पोषण आहार मिल रहा है और बहुत अच्छा है। रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ मिलते अच्छा। मेरा मन हमनते अच्छा से आ रहे हो, अच्छा खाना मिलते। 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती माताएं एवं धात्री माताएं आती है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट का संचालन किया जाता है। रेडी टू ईट का संचालन बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए दिया जाता है और आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा इसे एक उचित मात्रा में दिया जाता है ताकि कोई भी बच्चे कुपोषित न रहें। रेडी टू ईट ये सरकार द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चे एवं गर्भवती माताएं कुपोषित न हो। छत्तीसगढ़ में विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना भी जरूरी था। उद्योगों के विकास के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उद्योग नीति में कुछ संशोधन कर नई औद्योगिक नीति बनाई गई है। नई औद्योगिक नीति 2019-24 में कुल 21 पॉइंट्स पर संशोधन को अधिसूचित किया गया है। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि लघु उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी में नगद या GST की पूर्ति का ऑप्शन होगा। दरअसल पिछले कुछ समय से कई औद्योगिक संगठन ये मांग कर रहे हैं कि लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नगद या GST में अनुदान दिया जाए। सरकार ने इन संगठनों की बात मान ली।
इसके अलावा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए भी विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से नई औद्योगिक नीति में ज्यादा लाभ मिलेंगे और पुराने उद्योगों के विस्तार पर भी सरकार फायदा देगी। इसके अलावा राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज को नीति में जगह दी गई है। नई नीति के तहत उद्योगों में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दी गई। उद्योगों को 100% अकुशल मजदूरों की भर्ती स्थानीय लोगों से करनी होगी। वहीं स्किल्ड वर्कर्स के लिए 70% और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 40% पदों पर स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता देना होगी। ये उद्योग लगे क्यों? ये उद्योग इसलिए लगा कि हमारे यहाँ लोहा था, हमारे यहाँ कोयला था, हमारे यहाँ बॉक्साइट था, इस कारण से उद्योग लगे। लेकिन वो क्षेत्र जहां और कुछ भी है उधर किसी ध्यान नहीं है, चाहे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें। हम बस्तर के सरगुजा के द्वार हमने खोले हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में केवल आयरन नहीं है, हमारे पास केवल कोयला नहीं, हमारे पास केवल बॉक्साइट नहीं है, हमारे पास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हमारे पास एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बहुत सारे फल फूल सब्जी अनाज सब कुछ है। इस माध्यम से हम उद्योग लगा सकते हैं। कोई कसम खा ली क्या कि पावर प्लांट ही लगाएंगे, कोयले वाला पैसा चाहिए हमको, लोहा वाला पैसा ज्यादा कीमती होता है। हम कम प्रदूषण के भी उद्योग लगा सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं। बड़े उद्योगपतियों की भी चिंता दिल्ली वाले कर रहे हैं, छोटे और मझोला किस्म के जो उद्योगपति हैं उसकी चिंता हम लोग राज्य में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे जसपुर का इलाका एडवेंचरस के लिए बहुत बढ़िया है। एटमॉस्फेयर भी बढ़िया है, नदी भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है। यदि एडवेंचर के क्षेत्र में कोई काम करना चाहे वहां क्यों नहीं लगना चाहिए? हमारे धमतरी जहां बहुत कुछ, हमारी जमीन के अंदर केवल मिनरल्स नहीं है, हमारे जमीन के नीचे और ऊपर में बहुत कुछ है जिससे संबंधित हम लोग व्यापार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं। उस दिशा में हम लोग काम करें, उसको बढ़ावा दें, तो उससे फायदा क्या होगा? जो संग्राहक है, जो उत्पादक है, उसको कीमत मिलेगा, और जो निर्माण करता है उसको भी 4 पैसे मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तभी तो लगेगा कि हमारे लिए आ रहा है उद्योग। यदि एक नाक का प्लांट लगा दें तो किसान क्या समझेगा? ये मेरे लिए समझेगा ना। राइस मिल को राइस मिलर को अपना दुश्मन नहीं समझता, क्योंकि धान वही राइस मिलर खरीदता है। उसी प्रकार से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए उद्योग लगाएं तो इस प्रदेश का विकास होगा, इस प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, राजस्व में वृद्धि होगी। एक ही माध्यम है कि उद्योग लगेगा, फूड प्रोसेसिंग का उद्योग लगेगा, मक्का, धान, वन उपज, छोटा छोटा उद्योग लगेगा, उसमें हमारे बेरोजगार को रोजगार देंगे। इसी का प्रारंभ मैं किया हूँ। हम सुकमा में उद्योग नगर, राजनगर जैसे एर्राबोर में, पोंटा ब्लॉक में उद्योग नगर बना रहा हूँ। सुकमा में फूड पार्किंग का कल परसों टेंडर होने वाला है। लूंडीगुड़ा में, तुम्हारा मुंगली में, सब जगह काम चालू कर रहे हैं। और हर तहसील में 25 से 100 एकड़ जमीन सरकारी, किसी को बेदखल बिना, किसी को नुकसान पहुंचा बिना, हमारा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का सोच है हर तहसील में छोटा से बड़ा उद्योग लगेगा। छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन भूपेश सरकार के 2 साल इसीलिए खास है क्योंकि इन 2 सालों में प्रदेश के उस वर्ग के विकास की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की कोशिश की गई जो अब तक उपेक्षित था। वनवासियों के वन उपज का सही दाम देकर उन्हें आगे बढ़ाया गया। पौष्टिक आहार के जरिए सुपोषण की एक नई बयार लाई गई। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए
नियमों को इस ढंग से तैयार किया गया जिससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज,